हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि चार्जशीट क्या है और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट कब फाइल करती है और किसे ये चार्जशीट मिलती है और कब मिलती है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट वॉच करें ताकि सारी बातें समझ में आए और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि चार्जशीट एक ऐसी चीज है जिसमें डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया है, जिसमें पुलिस कंप्लेंट से लेकर जो कार्रवाई की है उन कार्रवाइयों की डॉक्यूमेंट बनाती है और सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कलेक्ट करती है। और फाइनली जब पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फलाने व्यक्ति ने कोई अपराध किया, पुलिस जब प्रमाणित मानती है किसी के खिलाफ कोई अपराध, तो कोर्ट के अंदर चार्जशीट फाइल करती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि पुलिस ने प्रमाणित मान लिया तो कोर्ट भी मान ले। तो जब भी कोई घटना होता है तो संबंधित व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई है उसके परिवार वाले तहरीन देके कंप्लेंट देते हैं। अब जब तहरीन थाने पर आ गई है, फिर पुलिस उस तहरीन को लेने के बाद देखती है कि क्या अपराध बनता है उस तहरीन के अकॉर्डिंग, क्या ये संज्ञेय अपराध है, इसमें जो कंटेंट है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो फ्रेंड्स, मान लो जो तहरीन आई है वो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध के बारे में अगर कोई तहरीन प्राप्त होती है पुलिस को, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश होता है। ललिता कुमारी वीएस स्टेट ऑफ यूपी। अब फ्रेंड्स, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है तो फिर उस पर विश्वास करे, इसका कोई रीजन उसके पास होना चाहिए। तो जो शिकायत दर्ज करा रहा है उससे पूछे कि आप जो ये बात बता रहे हो तो उस बात का क्या बेस है आपके पास। सपोज एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, वो एफआईआर दर्ज करने थाने पर आ गया है। अब वो बताता है कि सर पे चोट लगी है साहब, ये मेरे पास के बेस है, दिखता है कि जेन्युइन बात है। संबंधित व्यक्ति जिसके सर पे चोट लगी है वो तहरीन दे रहे हैं या उसके परिवार के व्यक्ति तहरीन दे रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज है या कोई इसी तरह का अन्य मामला हो सकता है। तो पुलिस को लगता है कि ये तहरीन जेन्युइन है। उसके बाद ये पहली स्टेज एंड चार्जशीट अब शुरू होगी। यहाँ से जब तहरीन लेकर रिपोर्ट दर्ज करेगी पुलिस, तो अब बयान दर्ज करेगी। जो पीड़ित है उसके बयान लेगी, उस पीड़ित के साथ जिसने घटना घटित होते देखा है या जिनको उस घटना के बारे में जानकारी है उनसे बयान लेगी। जो पीड़ित है उसके सर पे चोट लगी है तो बताता है कि सर, मेरे साथ फलाने व्यक्ति ने फलाने जगह पर उस डेट को ये चोटें कारित की। और उस जगह पर जितने भी लोग थे उन लोगों के भी बयान पुलिस ले सकती है। 161 सीआरपीसी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का बयान लेकर लेखबद्ध करेगी पुलिस। अगर मामला आमतौर पर महिलाओं से संबंधित होता है तो ऐसे मामलों के अंदर 164 सीआरपीसी के बयान पुलिस लेखबद्ध कराती है, जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखे जाते हैं। और जो 161 सीआरपीसी है उसे पुलिस लेखबद्ध करती है और 164 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट खुद उन बयानों को दर्ज करता है। तो 164 के बयान आमतौर पर बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। ये जेंडर वाइज बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस को लगता है कि वे किसी व्यक्ति का 164 का बयान कराना चाहिए तो वो ले जाती है मजिस्ट्रेट के पास। कारण मेंशन करते हैं कि ये बाद में बदल सकता है, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और वहां जाकर बयान करा देते हैं। आमतौर पर पुलिस नहीं कराती है, केवल लेडीज से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, जैसे छेड़छाड़ का हो, बलात्कार का हो, किडनैपिंग का हो, तो ऐसे मामलों के अंदर तो कराया ही जाता है। तो कितने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए पुलिस ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे। तहरीन आ गई थी, तहरीन के बाद आ गई 161 के बयान। एफआईआर तो दर्ज हो गया, वो भी उसका पार्ट हो गया। अब यहाँ चार्जशीट का रूप ले रहे हैं सब। 161 के बयान दर्ज कर लिए गए, जो 5-7 लोगों के हैं तो वो सभी जुड़ते जाएंगे। अब जब बयान ले लिए, अगर 164 के बयान हो रहा है तो वो भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जो घटनास्थल है, जिस जगह को घटनास्थल बताई गई है उस जगह पर पुलिस मौके पर जाती है और वहां पहुंचकर नक्शा बनाया जाता है उस जगह का। जिस जगह पर
जो पीड़ित व्यक्ति है वो बताता है कि इस जगह पर मेरे साथ घटना घटित हुआ था, अपराध हुआ था, तो नक्शा मौका तैयार किया जाता है। इसके लिए पुलिस को 2 स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होती है। अब यहाँ जिसके साथ घटना घटित हुई हो वो लोगों को बुलाता है या कई बार नहीं होता है तो पुलिस खुद गवाह बन जाते हैं, लेकिन आमतौर पर पुलिस को ये करना चाहिए और करने की कोशिश भी करती है कि कोई स्वतंत्र रूप से गवाह बनाया जाए। उस जगह पर आकर पुलिस नक्शा मौका बनाया और इस बात का नक्शा बनाया कि ये फलाना जगह है, जिस जगह पर मारपीट की वो एक्स थी, फलाने लोगों ने फलाने जगह पर मारपीट की थी, तो उस जगह को एक्स स्थान लिख देते हैं कि ये एक्स स्थान है और फलाने लोगों ने मारपीट की थी, और वहाँ के चौहदी को भी दर्शा दिया जाता है। तो ये होता है उस जगह का नक्शा मौका जिस जगह पर घटना घटित हुई है, ये भी उसके साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद अब पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होने के बाद जब बयान दर्ज हुए तब भी ऐसा कोई बेस आ जाता है जो कि इंडिकेट करता हो कि अपराध ऐसा है जिसमें पुलिस को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाना चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने अपराध किया है। मान लीजिए सर पे चोट लगी है, पुलिस को लगता है कि इतनी ग्रेवियस इंजरी है कि ये अपराध 307 आईपीसी का बनता है, इंडिकेट कर रहा हो। पुलिस ये मानती है कि हत्या करने के नियत से हमला किया गया था लेकिन वो बच गया, तो ऐसे मामले में पुलिस अरेस्ट करने जाती है और अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। अब ये अरेस्ट मेमो के बारे में तो पिछले वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, तो ये अरेस्ट मेमो भी अटैच हो जाता है। अब जिस हथियार से इसने हमला किया था और जिस हथियार से उसने हमला किया पुलिस उसे रिकवर करेगी। अब जब उसे गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस उसे पूछताछ करेगी और पूछताछ नोट भी बनाती है और ये भी अटैच कर लेती है। मामले की पूरी पूछताछ होने के बाद अब पुलिस रिकवर करने की कोशिश करती है वो हथियार जो उसने हमले में यूज किया था, और जब रिकवरी करती है तो रिकवरी का भी उस जगह का नक्शा मौका बनाया जाता है जिस जगह से रिकवर किया जा रहा हथियार रिकवर कर रही है उसका घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जाता है जहां से हथियार रिकवर किया जा रहा है, और जो रिकवरी की जा रही है उसकी जब्ती भी बनेगी और सील मुहर की जाती है और वाइट कवर की कपड़े की थैली में रखकर 2 व्यक्तियों के उपस्थिति में सील मुहर करके उसे पैक कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी जरूर देखा भी होगा। उसे कोर्ट के अलावा कोई खोल नहीं सकता और जो हथियार रिकवर हुई थी उसे जमा करा देंगे पुलिस के मालखाने में और उसे रिकॉर्ड में मेंटेन कराया जाता है। सारी चीज़ें जमा होते जा रही है, तो इस तरह से पुलिस काम करती है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इससे पहले जो उसकी इंजरी रिपोर्ट थी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है तो पहले पीड़ित का मेडिकल होगा। पुलिस जाते हैं डॉक्टर के पास और वहां जाकर उसका मेडिकल मुआयना कराया जाता है और जो इंजरी रिपोर्ट है उसे भी अटैच किया जाता है, और जो हथियार से चोट आई है वो किस टाइप का है उसमें डॉक्टर की ओपिनियन मेंशन होती है, ये सभी अटैच कर दी जाती है। और अगर व्यक्ति की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अटैच हो जाती है और पंचायतनामा भी इसके साथ अटैच हो जाता है। बॉडी के फोटोग्राफ्स भी खींचे जाते हैं और वो भी अटैच कर दिया जाता है। आमतौर पर पुलिस ज़्यादातर केसेस के अंदर यही कार्रवाई करती है। अब किसी महिला से रेप का मैटर है तो ऐसे मामले के अंदर उस महिला का मेडिकल तो होता ही है और उसके प्राइवेट पार्ट्स के भी सैंपल लिए जाते हैं। मर्डर केस के अंदर भी सैंपल लिए जाते हैं और उसे एफएसएल के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद एफएसएल की जो कार्रवाई हो रही है इसके कागजात भी अटैच कर दिया जाता है और एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी वो भी अटैच होगी। फ्रेंड्स, तो इस तरह से एक कंप्लीट चार्जशीट तैयार की जाती है। इसके बाद कोर्ट में पेश की जाती है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि चार्जशीट कोर्ट में कब पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी मामले में कोई अपराधी जेल के अंदर है तो उस कंडीशन और उसने ऐसा अपराध किया है कि उसे मृत्युदंड की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है या कम से कम 10 साल की सजा होगी। उस केस के अंदर 90 डेज का टाइम होता है पुलिस के पास, क्योंकि वो जेल में है तो 90 डेज के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी है। और अगर बेल आउट है तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाती है। अगर जो मामला ऐसा मामला है जिसमें 10 साल से कम की सजा है, ऐसे मामलों के अंदर जो चार्जशीट है वो अगर मुजरिम जेल के अंदर है उस कंडीशन में 60 दिन के अंदर पुलिस पेश करेगी। अगर जेल में नहीं है तो कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर है और उस पर अपराध ऐसा है कि उसे सिर्फ फाइन हो सकता है तो 6 महीने में पुलिस को कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है।
और किसी मामले में 1 साल की सजा है तो 1 साल के अंदर पेश करेगी, और अगर किसी मामले में 3 साल तक की सजा है जैसे 498A के मामले में, और अगर वो व्यक्ति बेल आउट है तो यहाँ पुलिस के पास 3 साल तक का टाइम है चार्जशीट फाइल करने का। और ग्रेवियस मैटर में विद इन 90 डेज में ही चार्जशीट फाइल कर देती है पुलिस, क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर जमानत होती ही नहीं है, तो पुलिस को प्रोसेस जल्दी जल्दी करना पड़ता है। चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। अब जो चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है तो ये चार्जशीट की कॉपी एक्यूज्ड को फ्री दी जाती है 207 CRPC के तहत, उसे देनी ही होगी। कंप्लीट चार्जशीट जो कोर्ट में पेश हो रही है उसकी फोटोग्राफी उसको दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति निकलवाना चाहता है, परिवादी या उसके परिवार वाले, तो कोर्ट में एक फॉर्म भर के आवेदन कर सकता है, या वकील से मिलके या मुंशी से मिलके चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।